हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के अपन लोग फिर से आ गए। पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए कल का थोड़ा रिवाइज करते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा बता दिया था ये पहले ही मैंने आपको। डिकम्पोजिशन जो होती है उसमें क्या होता है, एक जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन वैसे नॉर्मल है बेटा। अगर ब्रेकडाउन अगर मान लीजिए हीट की प्रेजेंस में होगा तो आप उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट। ठीक, तो अगर डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इससे पहले हमने बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस की थी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता था, वहाँ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाते थे, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो जहाँ कंबाइन हो रही हैं चीज़ें वो कॉम्बिनेशन, और जहाँ टूट रही हैं वो डिकम्पोजिशन। तो आपको बहुत सिंपल तरीके में वर्ड में याद रखना है, कंबाइन तो ऐड होंगी चीज़ें, डिकम्पोजिशन में ब्रेक होंगी। ठीक है, हाँ। तो कल ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल ले लिया था बेटा। कल हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका फेरस सल्फेट का भी एग्जांपल लिया था, है ना। लाइमस्टोन CaCO3 का एग्जांपल लिया था, लेड नाइट्रेट का भी एग्जांपल लिया था। ये सब एग्जांपल हम ले चुके थे कल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कल रह गया था। ठीक है, एक्टिविटी 1.8 पेज नंबर 9 पे देखिए। ये भी डिकम्पोजिशन का ही बेटा एग्जांपल ले रहे हैं हम। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश ये वॉच कलर जैसे हमने एक कंटेनर है उसमें ले लिया, और इसमें हमने थोड़ा सा एक सिल्वर क्लोराइड हमने यहाँ ले लिया। सिल्वर क्लोराइड जो है ये देखने में बेटा वाइट होता है। इनिशियली इसका जो आप पाउडर देखेंगे ना सिल्वर क्लोराइड का, वाइट कलर का होता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको आपने सनलाइट में रख दिया। ये जो चाइना डिश थी इसको कहाँ रख दिया आपने, सनलाइट में। ठीक, सनलाइट में रखने के बाद में आपने देखा कुछ टाइम बाद आप सिल्वर क्लोराइड का जब कलर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रे कलर का हो गया है। ठीक है, देखिए यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू द ग्रे in the sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसीलिए एरो पे हमने क्या लिखा हुआ है, सनलाइट। तो AgCl किस में टूटा, Ag में और Cl में। ये तो गैस हो गई, ये सॉलिड उसमें मिल जाएगा आपको। इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो गया कलर, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड हमें दिखाई दे रहा था उसके बॉन्ड्स टूट गए, है ना। तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। इस वजह से उसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, चेंज आ गया। उसके फॉर्मूले में चेंज आ गया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। ठीक है बेटा, इसी तौर पर सिमिलरली जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को इसी तरीके से लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो आप पाएंगे कि वो Ag में और Br में टूटेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा ब्रोमीन और सिल्वर में, और क्लोराइड टूटेगा क्लोरीन और सिल्वर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ठीक है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिल्वर जो क्लोराइड है ये यूज़ किया जाता है बेटा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हाँ, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन सी एनर्जी है, कौन सी फॉर्म है, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऊपर वाली दोनों में कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, लाइट एनर्जी। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर, मैं थोड़ा सा और इसका देता हूँ। हाँ, डिकम्पोजिशन एनर्जी रिक्वायर either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. very important बेटा, है ना। कल हमने बात की थी, या कल से भी पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि कुछ रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोल रहे थे, याद आया आपको। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकालना। देखो कैसे याद रखेंगे, एक्सो एग्जिट वर्ड से है ना, ऐसे याद रखो आप। एग्जिट की EXIT होती है स्पेलिंग, तो एक्सो में EX आ गया ना। तो जिसमें चीज़ें बाहर जा रही, मतलब हीट बाहर, थर्मी मतलब हीट, थर्म मतलब मैंने क्या बताया आपको, हीट। तो जहाँ हीट बाहर निकल रही हो वो क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है बेटा, फिर जहाँ आप हीट लगा रहे हो।
चाहे वो हीट की फॉर्म में लगा रहे हों, चाहे वो लाइट की फॉर्म में लगा रहे हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लगा रहे हों। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अबव जितनी रिएक्शन पढ़ी, चाहे वो सनलाइट वाली हो, चाहे वो वाटर को तोड़ना हो, देखिए ऊपर आपने ये वाटर को जो इलेक्ट्रोलिसिस हो, इसमें भी आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, तभी तो पानी तोड़ा, क्योंकि आपने एरो पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चाहे वो ये तो कैल्शियम वाली में तो निकल रही है, तो ये तो दूसरी, इसमें CO2, ये इसमें हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन इनमें हीट इन्वॉल्व हुई है, देखिए इन्वॉल्व हुई है, देखिए इसमें भी इन्वॉल्व हुई है हीट लाइट की। तो ऐसी रिएक्शंस बेटा जहाँ पर हीट इन्वॉल्व हो रही हो, ब्रेक डाउन करने में आपको हीट देनी पड़ रही हो, खुद से आप हीट दे रहे हो, या लाइट की प्रेजेंस में आप, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में आप उसको रख रहे हैं, तो सन लाइट एनर्जी की फॉर्म में आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी रिएक्शन में, तोड़ने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, और जहाँ पर जिस रिएक्शन में हीट अपने आप निकल रही है, ठीक है, वहाँ दी नहीं है आपने, वहाँ हीट निकल रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एंडो मतलब ऐसे याद करें, एंटर, एंटर मतलब आना, ENTER, और एक्सो मतलब EXIT, एग्जिट और एंटर, ऐसे याद रखो। एंटर क्या हो रही है, हीट एंटर हो रही है, तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, सिंपल। अब आप एक एक्टिविटी करके देखेंगे, वैसे आपके पास लाइव भी नहीं है तो कैसे करके देखेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आया हुआ है बेटा। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे ज़रूर करें। कल मैं इसको, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा इसके, ठीक है, तुरंत आंसर आपको बताऊँगा तो आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तो मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा कल। ठीक है, कल आप ये दोनों क्वेश्चंस है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पहला वाला बता देता हूँ आपको, इसमें एक सब्सटेंस एक्स है जो वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, उसका फार्मूला लिखना है आपको, और आपको रिएक्शन लिखनी है उसकी। ठीक है, वाटर के साथ में क्या होगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया है ऊपर आपको, अगर नहीं आया हो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अनदर, है ना, नेम दिस गैस। ये 1.7 एक्टिविटी कौन सी वाली है, ये वाली सिल्वर क्लोराइड वाली। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.7 नहीं, सॉरी ये तो 1.8 है, 1.7 आपकी वो इलेक्ट्रोलिसिस वाली है ना, पानी का ब्रेकडाउन, उस एक्टिविटी को देखना एक बार, और मुझे बताना कि वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज़ डबल देन द अदर। ठीक है, एक गैस जो है वो डबल कलेक्ट हो रही है, दूसरी क्यों नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे बताना। ठीक है, ये बैलेंस मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें आप थोड़ा बैलेंसिंग का ध्यान रखना। ठीक है, जब आप बैलेंस करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। चलिए अगले रिएक्शन पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज का टॉपिक। ये भी एक एक्टिविटी की मदद से आपको दिखा रखा है। क्या करना है आपको, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आपको लोहे की कील लेनी है और उनको सैंड पेपर, ठीक है, उससे क्या करना है, रब करना है। ठीक है, उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड A एंड B, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, क्या रहेगा, CuSO4। ठीक है, SO4, तो कॉपर सल्फेट ले लेना है आपको दोनों में, और आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe। ठीक है, Fe। तो आपको क्या करना है, ये इसमें डाल देना है टेस्ट ट्यूब्स में। 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम, इमर्स मतलब उसको आपको डालना है, देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, आपको 2 आयरन की जो नेल्स हैं उनको बांध करके थ्रेड के साथ में, जैसे एक्टिविटी में दिखा रखा है, ये टेस्ट ट्यूब B में 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देनी है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक बाहर रखनी है जिसमें आपने A लिख रखा है, उसमें एक आपको उसको अलग रखेंगे। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। A वाले में आपने केवल एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सिंपल रख रखा है, और यहाँ B वाले में आपने क्या किया है, जो आयरन की नेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, बांध करके 2 आयरन नेल्स को इसमें डाल दिया था।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब क्या करना है आपको, 20 मिनट बाद ये कंपेयर करना है कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, क्या उनमें कोई आपस में चेंज है, डिफरेंट है वो एक दूसरे से, या दोनों ही आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इंटेंसिटी कलर की चेंज करनी है कि कौन सा ज़्यादा ब्लू दिख रहा है और कौन सा कम ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ नेल्स, आप नेल के कलर को भी कंपेयर करेंगे, जो आपने लोहे की कील ली हुई है उनको भी कलर जब आप कंपेयर करेंगे तो, और किससे कंपेयर करना है, जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर रख रखी है। ठीक है, ये तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाली है, और एक हमारे पास बाहर जो रखी हुई है उसको भी हमें देखना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए इस फिगर 1.8 को बहुत क्लियर हो जाएगी। एक नेल जो आपको दिखाई दे रही है वो आयरन नेल वाली, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये बिना ये जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी तो तब की है, और एक है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये वाली आपने जो रखी है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख रखी थी, ये पहले वाली आपकी नेल है। ठीक है, और इधर की साइड देखिए आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो आपने रख रखा है वो थोड़ा आपको ज़्यादा डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि आप दोनों जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप साफ आपको पता ही लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की चेंज में कलर में कुछ चेंज आ गया। अब इस एक्टिविटी से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए। जब आपने आयरन की नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी तो आयरन ने इस कॉपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके फॉर्मूला बनाया FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर CuSO4 जो कि ब्लू कलर का था उसकी कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई बेटा, क्योंकि कॉपर अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। जैसे वहाँ सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर अलग हो रहा था क्लोरीन, तो यहाँ कॉपर अलग हुआ और सल्फेट अलग हुआ। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ आयरन भी चेंज हो गया, क्योंकि पहले खाली आयरन था अब वो FeSO4 बन गया, तो फॉर्मूला आयरन का भी साथ में भी चेंज आया और कॉपर सल्फेट के साथ में भी कुछ चेंज आया। इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन की नेल रखी थी वो क्या हो गया, थोड़ा सा डल हो गया। तब कि वो सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन नेल नहीं रखी थी वो एज इट इज़ रहा, यानी कि वो अपनी जो ब्लू कलर था उसको मेंटेन कर पाया, और ये अपने ब्लू कलर को मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि ये क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, है ना। लेकिन डिकम्पोज इस पर्टिकुलर में हुआ, लेकिन यहाँ से जाके सल्फेट किसके साथ ऐड हो गया, आयरन के साथ। तो आपने देखा कि डिस्प्लेस हो गया, सल्फेट जो था वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होके सरक के कहाँ पहुँच गया, आयरन के पास। तो इसने क्या बनाया, आयरन सल्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फेट, अच्छा फिर यहाँ इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया, क्योंकि डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ये कहीं गया नहीं, बाहर नहीं गया। ठीक है, इसने किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में जो उसके साथ एडेड था उसके साथ में अटैच होकर एक नया फार्मूला बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि आयरन की जो नेल है उसके कलर में भी चेंज आ गया, और साथ ही जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वहाँ भी चेंज आ गया। तो इस एक्टिविटी को आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे सॉल्यूशन में से दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बना दे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और सिमिलरली ये रिएक्शन भी दे रखी, देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर्स को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ में ZnSO4 बना रहा है, कॉपर को बाहर रिलीज़ कर रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे कि लेड के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ में, तो ये लेड क्लोराइड बना गया और कॉपर बाहर चला गया। अगली क्लास में बेटा अपन लोग ये देखेंगे कि क्या हर रिएक्शन में ऐसा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कितनी हाई है। अगर यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को आपको उल्टा करने को बोल दूं कि FeSO4 का सॉल्यूशन हमने ले रखा है और उसमें आप अगर कॉपर डाल दिया तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस बेटा नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो कॉपर इसको डिस्प्लेस करके CuSO4 दोबारा नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं कल आपको एक सीरीज़ बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट किस सॉल्यूशन में से कौन सा एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हमने ये जो रिएक्शन
मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं आपको, देखिए जैसे Fe+CuSO4 बना रहा है FeSO4 और कॉपर बाहर निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस रिएक्शन को उल्टा करके दिखाओ, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना दो, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। एक बार FeSO4 अगर बन गया तो वापस वो कॉपर के साथ में कॉपर सल्फेट नहीं बना पाएगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, इसीलिए दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो जिंक और लेड हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं किससे, कॉपर से, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबी क्लास है, ठीक है, 15-16 मिनट की बहुत है क्लास आपके लिए, वरना भूल जाएंगे आप। तो अगली क्लास में बेटा जब हम मिलेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और ये टॉपिक जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता नहीं करिए। चलिए, ओके।